हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे एक सुपर पंच की सीरीज चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, जहां पे प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो आपके लिए लगी हुई है और पूरी दिन रात क्या मेहनत कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों, उसी के तहत आज हम लेकर आ चुके हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का एक पहला चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब यहां पे हम दोस्तों कोई लेक्चर नहीं देखने वाले, हम यहां पे कुछ पढ़ने वाले नहीं, हम बस यहां पे समझने वाले कि आंसर्स को कैसे याद करना, ब्रीफ आंसर्स को हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज यहां पे क्या है, हिस्टोरियोग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है। आपको हो सकता है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे समझेंगे, द राइटिंग ऑफ द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। यानी जब भी कोई किसी भी पास्ट इवेंट्स के बारे में हम लिखते, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। इतना आप शॉर्ट में समझ के रख लीजिए। अब यहां पे मैं बात करूंगा, अगर जैसे कोई बंदा पेंट करता है तो उसे हम पेंट बोलते हैं, जैसे हमें कोई बंदा टीच कर रहा है तो उसे हम टीचर बोलते हैं। उसी तरह से जब भी कोई इंसान क्या कहता है, हिस्टोरियोग्राफी लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गई थी चीजें? तो इतना याद रखना कि द पर्सन who performs the historiography is known as the historian। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस में आप सभी जैसे जानते हैं कि साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी है किसी भी चीज को क्या स्टडी करने के लिए। अब अगर वही मैं बात करूं तो यहां पे आपके दो साइंसेस डिवाइड किए गए। एक आपका होता है फिजिकल साइंस और एक आपका होता है सोशल साइंस। अब फिजिकल साइंस में अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आ सकती है। सोशल साइंस में आपका इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे सोशल साइंस में आ सकती है। लेकिन अब इसमें अंतर क्या है, यहां पे मैं बता देता हूं। फिजिकल साइंस जो होता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा, कोई भी चीजों को ढूंढना होगा, रिसर्च करनी होगी, तो आप लेबोरेटरी में जाके कोई भी एक्सपेरिमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। वही अगर मैं बात करूं सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं है कि हम लेबोरेटरी बेस्ड या एक्सपेरिमेंट करके कोई भी चीज क्या फाइंड आउट कर सके, रिसर्च कर सके। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी स्पॉट पे जाना पड़ता है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें ध्यान रखना कि एम्पेरिकल मेथड क्या फिजिकल साइंस में तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन सोशल साइंस में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आगे दोस्तों ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि आपको यहां पे कुछ 4 नाम याद करने, मेथड्स ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स टू स्टडी टू यूजफुल इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ये कुछ डिसिप्लिन है, कुछ सब्जेक्ट्स है जो हमें क्या हिस्टोरिकल रिसर्च करने में क्या बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो यहां पे याद कैसे रखना, सब नहीं याद करना, इसमें से 4 याद कर लीजिए। मैं बता देता हूं आपको कौन से 4 है। आप मेल याद करिए, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। क्या याद करना है, मेल। मेल मतलब क्या होता है, मेल यानी एम फॉर क्या होता है आपका मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ए फॉर क्या होता है आपका आर्कियोलॉजी, एल फॉर लिंग्विस्टिक, यानी जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक। क्लियर हुआ? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब कि जो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब आपको पता ही है दोस्तों कि जो हमारे हिस्ट्री में हमारे पास में जो ट्रांजिशन हुए सोसाइटीज में, स्ट्रक्चर में, समझ में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसकी स्टडी जो होती है उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। क्लियर हो गया? और ई मतलब क्या होता है, एपिग्राफी। एपिग्राफी यानी इंस्क्रिप्शन जो हम लोग करते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग एपिग्राफी। तो आपको याद रखना है, मेल याद करना है। क्या याद रखना है, मेल। या फिर आप गेम भी याद कर सकते हो, अगर आपको इजी जो लगे दोनों में से। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। गेम मतलब क्या होता है, जी फॉर जीनियोलॉजी, ए फॉर आर्कियोलॉजी, उस सेम मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, और ई फॉर आपका एपिग्राफी। ठीक है, चलिए ये आपको फ्लो चार्ट में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न हिस्टोग्राफी के क्या हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन ब्रीफ में आएगा तो आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी। 4 चीजें याद करनी है। सुपर पंच के तहत आपको याद रखना है मार्स। क्या याद रखना है, मार्स। आप बोलोगे ये मार्स क्या होता है, तो चलो इससे हमें आंसर से कैसे पता चलेगा। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं मार्स में क्या आएगा आपका। मार्स में आपको याद रखना है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। एस फॉर क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिर जो क्वेश्चन है वो किस पे है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या एंथ्रोपोसेंट्रिक आना चाहिए। फिर आंसर जो होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन जो अराइज होंगे, लेके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो किस पे, रिलायबल एविडेंस से क्या होनी चाहिए, सपोर्ट किए जाने चाहिए, वरना वो उसको हम मानेंगे नहीं। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं एम, तो एम क्या होता है, मैनकाइंड जर्नी। हम सभी जैसे जानते हैं कि हम इंसान पहले कैसे थे, अब कैसे,
100 साल पहले कैसे थे, ये सारी चीजें हमें किसकी वजह से पता चलती है, हिस्ट्री की वजह से। तो हमें पता चलता है कि हम पहले नॉमेडिक स्टेज में थे, फिर धीरे धीरे हम अलग अलग स्टेज में, और आज हम कुछ इस तरह से हम बतलाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा। मार्स है, एस फॉर साइंटिफिक मेथड, ए फॉर आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक, आर फॉर रिलायबल एविडेंस, और एम फॉर मैनकाइंड्स जर्नी। अब आगे है आपका, यहां पे याद रखिएगा, आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कौन से वर्ड से डिराइव हुई है, आपके ग्रीक टर्म है। क्या है, ग्रीक टर्म से क्या नाता रखती है, ठीक है, ये ग्रीक टर्म है। फिर उसके बाद ये जो हीरोडोटस है, क्या, हीरो डॉट अस, ठीक है, ये एक क्या है, ग्रीक हिस्टोरियन है, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, ये जो टर्म हिस्ट्री है इसको यूज किया था अपने बुक, जिस बुक का नाम क्या था, हिस्ट्रीज। क्या था, हिस्ट्रीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हिस्टोरीज, सॉरी हिस्टोरीज था, हिस्ट्रीज नहीं था, हिस्टोरीज। और ये हीरोडोटस कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 5th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। क्या याद रखना है कि 5th सेंचुरी में एक इंसान था जिसका नाम हीरोडोटस था। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था द हिस्टोरीज। हिस्ट्री में लिखी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हिस्टोरीज। और हिस्टोरीज क्या है, ग्रीक टर्म है, और इसी को आज हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब रेन डेस्कार्ट की अगर मैं बात करूं तो रेन डेस्कार्ट एक ऐसे पहले स्कॉलर थे, क्या थे, एक पहले ऐसे उन स्कॉलर में से थे जिन्होंने क्या कहा, वो हिस्ट्री में पहले कैसा होता था, मेरी दादी ने ये बोला, मेरे दादा ने ये बोला, तो हम क्या उसको समझ लेते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एक स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो होती है, रिलायबिलिटी, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं उसकी रिलायबिलिटी पे हमें क्या निर्भर रहना चाहिए कि वो कितना सच है कितना नहीं। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन मेथड, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, और हमें कहा भी जाता है कि जब तक आपके मन की सारी शंकाएं, यानी सारे जो डाउट्स है क्लियर नहीं हो जाते, तभी तक किसी चीज पे भी भरोसा मत करो। तो उसी तरह से इन्होंने भी कहा था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। और ये चीज ने क्या बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया किसमें, साइंटिफिक मेथड में। क्लियर हुआ? तो इसको याद कैसे करेंगे, मैं याद करता हूं इस चीज को, आपका गुजरात, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या, गुजरात रिसर्च एंड ऐसे लिख दूंगा, और डेवलपमेंट, बेसिकली गुजरात R&D, अगर आपको याद रखना है गुजरात R&D, जी से आपका आ गया ग्रेट इंपैक्ट हो गया, R से आपका क्या आ गया दोस्तों, रिलायबिलिटी आ गया, फिर उसके बाद N से क्या आ गया, नेवर टू एक्सेप्ट anything for true till all the grounds of the doubts are excluded। ठीक है, फिर वहीं अगर मैं D से बात करूं तो D से डिस्कोर्स ऑन मेथड, जो उन्होंने किताब लिखी थी, ये याद रखिएगा, ये किताब का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछेंगे। डिस्कोर्स ऑन मेथड किसके द्वारा लिखी गई थी, आपके रेन डेस्कार्ट द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है आपका, अगर आपको आता है कि डायलेक्टिक्स लिखने के लिए, तो इतना मैं बता देता हूं कि डायलेक्टिक्स जो था, ये जो चीज डायलेक्टिक्स जो कंसेप्ट था, ये लाया गया था आपके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होता तो हेगल याद करिए। क्या याद करिए, हेगल, सॉरी, क्या याद करके रखिए, हेगल याद करके रखिए। ठीक है, हेगल याद करके रखिए। अब हेगल डायलेक्टिक्स क्या होता है, जब भी जो ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ऑपोजिट्स पे बेस्ड हो। जैसे अगर मुझे क्या अच्छे के बारे में जानना है तो मेरा जानना जरूरी है कि बुरा क्या होता है। मुझे अच्छी चीजें बता दी लेकिन बुरी चीजें नहीं पता है, तो मुझे अच्छी चीजों के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी। तो उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डायलेक्टिक्स की स्टडी में जो सबसे पहले जो एक थियोरी कॉन्सेप्ट जो बिल्ट होती है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, थीसिस होता है। समझ में आ गया? अब उसी के कंपैरिजन में एक दूसरी क्या होती है, थियोरी बिल्ट होती है, उसी को हम लोग एंटीथीसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? अब एक जो पूरा जो जिस्ट होता है, क्या, थीसिस और एंटीथीसिस का जो पूरा जिस्ट होता है, सारे जो पॉइंट्स होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो इसको मैं याद कैसे करूंगा, मैं याद करूंगा गोट, क्या, गुड, जी फॉर क्या हो गया, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, ओ फॉर ऑपोजिट जिसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्टिक्स, फिर ए फॉर क्या आ गया, ए फॉर एंटीथीसिस, टी फॉर थीसिस हो गया। और ये और मैंने हिंदी में लिखा क्यों, क्योंकि इसको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ गुड और याद रखना है। फिर शिप क्या हो गया आपका,
सिंथेसिस हो गया। तो इस तरह से आपके जो अगर आपको आ रहा है डायलेक्ट्रिक्स पे शॉर्ट नोट सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे तो 4 पॉइंट आपकी इस तरह से इजीली तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा यार, किसका इंतजार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये सुपर पंच की जो सीरीज है उसे क्या कर दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड फेमस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे हम आ चुके हैं हमारे लियोपोल्ड वॉन रांके। अब लियोपोल्ड वॉन रांके क्या है, अब मैं इसको याद कैसे रखता हूं, एक मेरा तरीका है मैं इसको याद कैसे रखता हूं। लियोपोल्ड वॉन रांके जब 19 साल के थे, कितने 19 साल के, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। ठीक है, अब बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते तो ये हमेशा कॉम्प्लिकेटेड बात करते थे, यानी क्रिटिकल बात किया करते थे। कॉम्प्लिकेटेड का एक सिनोनिम क्या होता है, क्रिटिकल होता है दोस्तों। अब जब भी कोई चीज इन्हें कोई बताया जाता था तो ये क्या हमेशा फैक्ट वाइज बात करते थे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा कोई भी चीज का तभी ये भरोसा करते थे, वरना भरोसा नहीं करते थे। फिर उसके बाद ये सारी चीजों को क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आता था तो उसको भी एक एक करके क्या करते थे, वो एग्जामिन करते थे। क्या करते थे, एग्जामिन करते थे। फिर इनकी एक बुक थी जिसमें वो प्रैक्टिस करते थे। क्या प्रैक्टिस क्या करते थे, हिस्ट्री की प्रैक्टिस करते थे। हिस्ट्री किसकी, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सीक्रेट था ना उसकी प्रैक्टिस करते थे दोस्तों। तो अगर आपको ये चीज नहीं याद होती तो मैं यहां से लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एक सुपर पंच के तहत एक सीरीज है, एक ट्रिक है मेरा 19th CEO, यानी 19th CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बस CEO याद रखिएगा, 19th CEO ऑफ टाइटैनिक शिप। किसकी, टाइटैनिक शिप के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, 19th CEO ऑफ टाइटैनिक शिप। तो 19th सेंचुरी से क्या आ गया, आपको 19th सेंचुरी आया तो आपको याद रखना है 19th सेंचुरी में लियोपोल्ड वॉन रांके की जो थॉट्स थे वो बहुत ही ज्यादा क्या इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, और लियोपोल्ड वॉन रांके किससे बिलोंग करते थे, बर्लिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। फिर क्रिटिकल मेथड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एग्जामिन द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द सीक्रेट ऑफ द हिस्ट्री। तो आपको ये आपका इस तरह से आप पूरा जो आंसर है वो इजिली लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, अब आगे है दोस्तों एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि स्टार्टिंग एट द वन सेट ऑफ द 20th सेंचुरी, वन सेट यानी जो स्टार्टिंग का जो 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग था वहीं पे स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। कहां पे, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। अब फ्रांस में स्टार्ट हुआ था तो आप लोग अंदाजा लगता है फ्रांस में कौन रहता है, फ्रेंच रहता है। तो इसको स्टार्ट करने वाला इंसान कौन होगा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ता कौन है, मैंने पहली बता दिया था हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, तो वो कौन होगा, एक फ्रेंच हिस्टोरियन जिसने क्या किया होगा, ये स्टार्ट किया होगा एनालिस्ट स्कूल। अब ऑब्वियस ही बात है, जब हिस्टोरियोग्राफी के लिए स्टार्ट हुआ, एक नया कंसेप्ट है हिस्टोग्राफी का, एक हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ अनोखा किया होगा, तो ये नया डायरेक्शन दे रहा था। किसको दे रहा था, हिस्टोग्राफी क्या होती है, राइटिंग्स ऑफ हिस्ट्री। समझ में आ रहा है, हिस्ट्री राइटिंग। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो अगर आपको ये भी चीज नहीं याद होती तो आप इस तरह फरहान फ्रेंड होमवर्क, फरहान के फ्रेंड का होमवर्क, फरहान फ्रेंड्स होमवर्क, समझ में आ गया, फरहान के फ्रेंड का होमवर्क। और यहां पे आपको एक चीज है, अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री was not only about the political events, create leaders and politics, diplomacy and war, but it also included the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication. इतना चीज नहीं याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री राइटिंग क्या, जो हिस्ट्री है वो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं, किंग्स के बारे में, वार्स के बारे में। किंग क्या है, पॉलिटिकल इवेंट। अब किंग है, किंग के इधर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉलिटिक्स होने की वजह से क्या होगा, लड़ाई हो गई। समझ में आ गया, किंग है, किंग के इधर कुछ लोग थे जिन्होंने पॉलिटिक्स की, और पॉलिटिक्स की वजह से क्या होगा, अब किंग का क्या एक लड़ाई होगा, लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे लोकल पीपल, एक गांव है, बेसिकली एक लोकल पीपल है, एक लोकल पीपल गांव का क्या करता है, अपना गुजारा करने के लिए एग्रीकल्चर करता है। अब एग्रीकल्चर कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, जब क्लाइमेट अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा। अब क्लाइमेट अच्छा होने की वजह से क्या करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इतना बस लिख दे, लोकल एग्रीकल्चर, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट। क्लियर हुआ, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। और जब क्लाइमेट अच्छा होगा तो अच्छी फसल होगी, तो वो क्या करेगा, ट्रेड, यानी जो ग्रेन उगाएगा वो कहां पे बेचेगा, मार्केट में बेचेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ट्रेड। बस इतना याद रखिए, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्लाइमेट, ये सारी चीजें भी क्या आपकी हिस्टोग्राफी में इंक्लूड होती है। तो ये आपका सुपर ट्रिक था, किस चीज के लिए, आपका एनालिस्ट स्कूल के लिए। तो आपको याद रखना, एनालिस्ट स्कूल कब स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। फ्रांस में स्टार्ट हुआ तो यानी फ्रांस में कौन रहता है, फ्रेंच रहते हैं। फ्रांस में रहने वाले लोगों को हम लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो ये स्टार्ट किया गया था फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा।
क्लियर हुआ। और फ्रेंच हिस्टोरियन ने क्या, तो ये भाई 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 ये किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ, इन्होंने क्या दिया होगा, एक हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया होगा, ठीक है। अब इनका कहना क्या था, कहना ये था, मैंने क्या देखा था, एक किंग है, किंग के इधर कुछ लोग रहते, कुछ लोगों ने क्या किया, पॉलिटिक्स की और किंग की का लड़ाई यानी वॉर करवा दिया। तो किंग्स, पॉलिटिकल इवेंट्स और वॉर्स, बस इसके ही बारे में हिस्ट्री थी कि नहीं, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें। वहां पे उसी राज्य में क्या रहता था, एक लोकल बंदा रहता था, वो लोकल बंदा क्या करता था, अपना गुजारा करने के लिए एग्रीकल्चर करता था। एग्रीकल्चर कब उसकी अच्छी होती थी, जब वहां पे क्लाइमेट अच्छा हुआ करता था, और जब क्लाइमेट अच्छा होता था, एग्रीकल्चर अच्छी हुई, तो वो क्या करता था, उसको जाके ग्रेन जो होते थे बेचता था। वो बेचने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं दोस्तों, या फिर आप याद कर सकते हो फरांस फ्रेड होमवर्क। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका, कार्ल मार्क्स थियरी। कार्ल मार्क्स थियरी यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो देखते हैं। MLC फ्रॉम धारावी, क्या इसको महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम धारावी ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज, हिस्ट्री वॉज अबाउट द लिविंग पीपल एंड नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कार्ल मार्क्स का कहना क्या था, जो हिस्ट्री है वो क्या, लोग किस तरह से रहते हैं, लोगों की जिंदगी के बारे में, ना कि किसी मनगढ़ंत कहानी के बारे में। तो यहाँ पे आपका एल फॉर लिविंग ऑफ पीपल हो गया। फिर उसके बाद द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ द प्रेजेंट मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल नीड्स यानी एफ पर आपका फंडामेंटल नीड्स हो गया। ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट गेट इक्वल एक्सेस यानी सी क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे आपका क्लास स्ट्रगल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। फिर आपका अपॉइंट द ह्यूमन हिस्ट्री कंप्राइज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल वेरिंग द ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था दास कैपिटल। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दास सी नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। समझ में आ गया आपको। तो आपको यहाँ पे आपका 4 पॉइंट इजिली तैयार होगा। सबसे पहली चीज क्या लिखनी है आपको, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट द लिविंग ऑफ द people with the fundamental needs of the people and the ownership as well as the nature of the prevalent means of the production to meet those needs shape the human relationship। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, also different strata of the society may not get equal access to the equal means it causes the division of the society into the class and leading to the class struggle। तो आप बस याद रखो MLC फ्रॉम धारावी, क्या MLC फ्रॉम धारावी याद रखिए, आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी दोस्तों। अब आगे आपका क्या है, आगे है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो स्विम याद करिए, क्या याद रखिए, स्विम SWIM। अब यहाँ पे सबसे हिस्टोग्राफी क्या होती है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, यानी जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को क्या किया गया, अब वुमेन की पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या किया गया, पूरा रिस्ट्रक्चर किया गया। यानी द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन इज नोन एज द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। क्लियर हुआ। अब ये जो फेमिनिज्म हिस्टोग्राफी थी, अब ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई थी, फ्रेंच स्कॉलर जिसका नाम है सेमेट डी बेवियर। समझ में आ गया। तो एस और डब्ल्यू, एस डब्ल्यू समझा। अब इट एम्फेसाइज द इंक्लूजन ऑफ वुमेन हिस्ट्री, मेल डोमिनेटेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब तक जो हिस्ट्री थी वो मेल डोमिनेटेड थी, क्या थी, मेल डोमिनेटेड थी। अब इसी चीज को चेंज करने के लिए क्या किया गया था, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लाई गई थी, यानी आपका हो गया एम हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या था, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ऑल्सो रिसर्च द डेवलपमेंट इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमेन्स लाइफ एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रूल इन द इंडिया। अब आपका क्या आ गया, आई दोस्तों। अब आई यानी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सोशल क्लास इन राइटिंग, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट सोशल क्लास इन राइटिंग। तो इसी तरह से आपका जो पूरा था स्विम वो याद हो गया दोस्तों। आपको 4 पॉइंट लिखना है, 4 आपका इजिली यहाँ पे हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, जो हिस्टोग्राफी का मीनिंग, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी यानी वुमेन पर्सपेक्टिव से जो हिस्ट्री रिस्ट्रक्चर की गई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बोलते हैं। फिर दूसरा क्या था, साइमन डी बेवियर, जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लिखी थी। फिर आपका एम फॉर क्या गया, पूरा जो हिस्ट्री था मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से लिखा गया था। फिर आगे लास्ट क्या है आपका, इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा। अब लास्ट क्या है, ये वोल्टेयर। अब यहाँ पे आपको आ सकता है कि आंसर क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो आपको लिखना है वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब आपको अगर इनका ओरिजिनल नाम नहीं याद रखता है, ओरिजिनल नाम नहीं याद रखता है तो आप रहता है तो आप क्या कर सकते हो, मैं बताता हूं। फ्रांस में मारी बिस्किट किसके साथ खाई मैंने, आरओ वाटर प्यूरिफायर सुना होगा, आरओ के पानी के साथ खाई, यानी आरओ वाटर प्यूरिफायर का जो पानी था उसके साथ मैंने खाई। तो यहां पे फ्रांस iOS एप्पल का, फ्रांस सियोस मारी क्या
मारी आर्युएट, AROUET। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा, फ्रांस में मैंने मारी बिस्किट खाई थी, किससे खाई थी? आरओ का जो वाटर प्यूरिफायर उसमें से जो पानी था उसके साथ मैंने बिस्किट खाई थी। तो फ्रांस का फ्रांसियोस मारी का मारी, आरओ का आर्युएट। क्लियर हो गया? अब आगे इनका कहना क्या था? इनका ही अपॉइंट दैट अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे वोल्टेयर क्या था? पहले एक फ्रेंच थे, ठीक है, फ्रांस में रहते थे, तो फ्रांसियोस मारी आर्युएट, तो एक ये फ्रेंच थे, तो एफ आ गया आप यहाँ पर। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल इवेंट। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो हिस्ट्री थी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो था ट्रुथ पता लगाने का वो सही था, साथ ही साथ क्रोनोलॉजी इवेंट्स में अरेंज करना वो भी चलो सही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हमें सोशल इवेंट्स भी क्या वहां पे कंसिडर करने पड़ेंगे दोस्तों। क्या उन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा? सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। अब यहां पे कैसा है, याद कैसे रहेगा? सबसे पहली चीज याद करनी है, फ्रांसियोस मारी आर्युएट, यानी फ्रांस में मारी बिस्किट खाई आरओ के पानी के साथ, यानी आरओ वाटर प्यूरिफायर के पानी के साथ, जिनका ओरिजिनल नाम था। इतनी चीजें क्लियर हुई। दूसरा, ही वॉज अ फ्रेंच। अब लास्ट फिर उसके बाद क्या? क्रोनोलॉजी ऑर्डर। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, आप लिख सकते हो सोशल ट्रेडिशन। क्या? अब सोशल ट्रेडिशंस में क्या लिखना है आपको मैं यहां पे बताऊंगा। फिर सबसे पहले ये इतनी चीजें याद कर लिए। अब ह्यूमन लाइफस्टाइल। अब इनके थॉट्स ने क्या दिए? इनके थॉट्स ने ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए, इसको क्या अराइज दिया, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे आपका बन सकता है FCHS, HSC, क्या HSC फाइनल। क्या रखना आपको याद? HSC फाइनल आपको याद रखना है। और मैंने बताया फ्रांस में मारी बिस्किट खाई किसके साथ? आरओ वाटर प्यूरिफायर के साथ। तो H फॉर क्या आ गया? H फॉर आपका ह्यूमन लाइफ एस्पेक्ट। तो इनका कहना क्या था कि हमें हिस्ट्री में सारे ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस सबको इंक्लूड करना चाहिए। फिर उसके बाद S फॉर क्या था? S फॉर सोशल ट्रेडिशंस। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर और क्या पॉइंट लिखनी है। फिर आपको क्रोनोलॉजी होता है, एक डेट का जो सीक्वेंस होता है उसे हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, सोशल ट्रेडिशंस। अब मैं बात करूँ रूरल एरिया की सोशल ट्रेडिशन के हिसाब से, जो वहाँ का लोकल बंदा होता है हमारे इंडिया में, वो क्या परफॉर्म करता है? वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करता है। जब एग्रीकल्चर होता है तो वो क्या करता है? वो एग्रीकल्चर करने के बाद जो ग्रेन्स होते हैं वो मार्केट में बेचने जाता है। और हमने पढ़ा है हमारे ज्योग्राफी में कि द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स इज नोन एज द ट्रेड। तो यहाँ पे आपका ट्रेड आ गया। अब जब ट्रेड हमारी कंट्री में अच्छी खासी होगी तो इकोनॉमी अच्छी खासी क्या होगी? ग्रो होगी दोस्तों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोशल ट्रेडिशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इकोनॉमी। तो ये आपको चीजें याद करनी है दोस्तों। या फिर आप सीधे सीधे ये भी याद कर सकते हैं, सीट, ठीक है, सीट भी याद कर सकते। तो आई होप आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। आप देखोगे तो चलिए, इट मे बी सेड दैट द डैश वाज द फाउंडर। ऑलरेडी मैंने बताया, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। डैश एंटाइटल्ड द बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है माइकल फोकल्ट जो है आपका आंसर है। डायलेक्टिक मेथड वाज हेगल, लिख दो। फिर वन सेट एनालिस्ट स्कूल ये स्टार्ट हुआ था। एक्सप्लेन द क्लास थियरी, कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पे आपको गलत बताना है, या देख सकते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वॉन्डर के द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। फिर हेरोडोटस द हिस्ट्रीज, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो ये वाला जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। कार्ल मार्क्स ने क्या निकाला था? दास कैपिटल निकाला था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। फिर यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं, चलो ये बाकी के दो भी बता देता हूँ। रेन डेस्कार्ट द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो यहाँ पे पहला ही गलत है दोस्तों, रेन डेस्कार्ट नहीं थे, वो कौन थे? वोल्टेयर थे, यानी फ्रांसियोस मारी आर्युएट थे। और यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपका जो गलत है वो एनालिस्ट कोल कहा था, ब्रिटिश हिस्टोरियन नहीं थे, फ्रेंच हिस्टोरियंस थे। अब इस पे मैंने आपको याद करा था, मेल याद करा था, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक और एपिग्राफी याद करवाया था। फिर नोटेबल स्कॉलर लिख दीजिए, बहुत सारे कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर रेन डेस्कार्ट के बारे में, वोल्टेयर के बारे में पढ़ा। समझ में आ रहा है कि माइकल फोकल्ट के बारे में पता, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। द हिस्ट्रीज देखिए मैंने बताया था आपको, द हिस्ट्री किसके? हेरोडोटस ने लिखी थी। तो दास कैपिटल आपके कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। माइकल फोकल्ट ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखी थी। क्लियर हो गया?
अब आगे बढ़ते हैं। डायलेक्टिक्स का आंसर हमने याद किया, एनिल स्कूल का याद किया, रेन डेस्कार्ट्स का याद किया हमने, हिस्टोरियन के बारे में हमने पढ़ा। तो द पर्सन हु राइट्स द हिस्टोरियोग्राफी इज नोन एज द हिस्टोरियन। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, उन अलग अलग कंसेप्ट का, जहाँ पे आप एक एक पॉइंट जो सारे हिस्टोरियन में से लिख सकते। और यहाँ पे आपका रीड द, ये देखिए, in historical it may not be possible to use the method of laboratory experiments। ऑलरेडी मैंने जब सेकंड स्लाइड में स्टार्ट की तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स राइट यानी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में का कुछ स्टेटमेंट आप 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर माइकल फोकल्ट का आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो छूट गया मैं बता देता हूँ। माइकल फोकल्ट ने क्या कहा था, माइकल फोकल्ट ने ये कहा था हिस्ट्री अलग है और आर्कियोलॉजी अलग है। आर्कियोलॉजी क्या अल्टीमेटम ट्रूथ नहीं बताता किस चीज के बारे में, किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में। वो क्या बताता है जो पास्ट में ट्रांजिशंस हुए क्या स्ट्रक्चर को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उस चीज के बारे में क्या हमें आर्कियोलॉजी बताता है। तो वो यहाँ पे आपको लिखना। इट इज सेड दैट द वॉल्टर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया था HSC फाइनल, वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर कार्ल मार्क्स थ्योरी फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न यानी मास फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ऑलरेडी हमने किया। फिर उसके बाद लियोपोल्ड वॉन रैंक के पर्सपेक्टिव, वो भी हमने क्या कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमने एक एक करके सारे जो हमारे क्वेश्चन बैंक था यानी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे वो सारी चीज हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज समझी होगी, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको ये जो वीडियो वो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त थे उनके साथ शेयर करिएगा। यहाँ पे लगातार आपके 12 साइंस 12 कॉमर्स के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स नहीं है, वीडियो सुपर ट्रिक्स है जो आपको अपलोड किया जाए ताकि लास्ट टाइम पे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इसी बात पे मैं क्या अब यहाँ पे से आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और मैं मिलूंगा आपके साथ आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए।